नमस्कार, राम राम। अभी 2-4 दिनों पहले की ही बात है। मुंबई में और महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के कारण एमएनएस के लोगों ने एक व्यक्ति को मारा-पीटा, उसे प्रताड़ित किया, अपमानित किया और बहुत देर तक उसे जो है हरास करते रहे। उससे पहले तमिलनाडु में ये सब घटनाएँ बहुत साधारण हैं और वहाँ हिंदी का जो है अस्तित्व उसे मिटाने का ही प्रयास किया जाता है। पिछले दिनों राजनीतिक जो बयानबाज़ी थी और जो घटनाक्रम थे, वे कहाँ जाकर के टिक गए थे, ये सब आप जानते हैं। और वहाँ तो आप जानते हैं कि वहाँ स्टेशन पर जो नाम लिखा रहता है, स्टेशनों के नाम लिखे रहते हैं हिंदी में, उन्हें तक जो है मिटा दिया जाता है, कालिख पोत दी जाती है सार्वजनिक स्थलों पर जहाँ हिंदी में कुछ लिखा रहता है। पिछले दिनों एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसे सुन करके बहुत मन व्यथित हुआ था। एक व्यक्ति तिरुपति में वो संपूर्ण भारत की यात्रा करके अपनी गाड़ी से अपने बेटे के साथ तिरुपति पहुंचा था और उसकी गाड़ी के ऊपर भारत माता की जय हिंदी में लिखा हुआ था, इसलिए उसकी गाड़ी तोड़ दी गई तिरुपति में, जहां पर कि भगवान बालाजी नाथ का मंदिर है, जहां लोग तीर्थ यात्रा और जो है आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक जो है ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्षुद्रता आप देखिए। इससे थोड़ा पीछे चलें तो कुछ वर्ष पहले ऐसे ही हिंदी का विरोध हुआ था तमिलनाडु में, और तब वहाँ के साउथ के जो बहुत महान एक्टर हैं, कथित रूप से बहुत ग्रेट एक्टर कमल हासन जी, उन्होंने कहा था कि हिंदी वो बच्चा है जो डायपर पहने खड़ा है। तो मुझे उनकी बात सुन करके हंसी भी आई थी, क्योंकि उन्होंने उपहास किया था। मेरे मन में एक बात उपजी थी कि मैं उनसे पूछूं कि जो बूढ़ा डायपर पहनता है उसका क्या हाल होता है, क्योंकि जब बूढ़ा डायपर पहनने को बाध्य हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए इस तरह का उपहास नहीं करना चाहिए और हर भाषा जो है अपनी शक्ति और क्षमता से बढ़ती है, पल्लवित होती है, फलती फूलती है या उसका जीवन समाप्त होता है। जिसमें जितनी शक्ति है वह उतना प्रसार पा लेता है। अगर रूसी साहित्य दुनिया भर में अनुदित होकर के पढ़ा जाता है तो वह इसलिए पढ़ा जाता है कि उस भाषा में शक्ति है, उसमें कहने की क्षमता है। उसी तरह से फ्रेंच है, उसी तरह से दुनिया के अन्य भाषाओं के साहित्य हैं जिन्हें पढ़ा जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि जिन भाषाओं को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है उनमें वह शक्ति है। अगर संस्कृत भाषा का साहित्य पिछले 10,000 वर्ष से पढ़ा जा रहा है और आज भी उसमें नए नए अर्थ खोजे जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग संस्कृत भाषा को जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक उसे पढ़ना चाहते हैं, उसकी जो संरचना है वह उन्हें आकृष्ट करती है और सॉफ्टवेयर में उसका जो है नित नए प्रयोग के ऊपर जो है शोध हो रहे हैं, तो वह उस भाषा की शक्ति है। उसी तरह से हिंदी की भी शक्ति है। वह तमाम विरोधों, प्रपंचों और अंग्रेजी के आधिपत्य के बावजूद और प्रांतीय भाषाओं की क्षुद्र राजनीति के बावजूद बढ़ रही है, फैल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हिंदी एक संपर्क भाषा है, एक अपने देश की संपर्क भाषा, जिसमें हम उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक कहीं भी जहाँ भी जाते हैं संपर्क के रूप में उस भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे कहीं कुछ बात करनी है, कहीं अपनी बात कहनी है, तो वह हम हिंदी में कह करके जो है अपना काम चला सकते हैं। दक्षिण भारत की बात हम न करें और इधर उत्तर की बात करें तो यहाँ परप्रांतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। बंगाली रहते हैं, दक्षिण भारतीय तमिल रहते हैं, तेलुगु रहते हैं, आंध्र, उसके अलावा मराठी लोग भी रहते हैं। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी परप्रांतीय को या परभाषा भाषी लोगों को यहाँ मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में और इसके आसपास में यहाँ पर दर्जनों दक्षिण भारतीय मंदिर हैं। मयूर विहार में ही एक उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर है, केरल के समुदाय का, जो कि अत्यंत ही विशाल और सुंदर मंदिर है। वहाँ पर जब उत्सव होता है तो बहुत बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा और भाषा के साथ भजन कीर्तन करते हुए मंडली सड़क पर निकलती है, हाथी आगे चलता है, लोग अभिभूत होकर के देखते हैं, स्वागत करते हैं और कभी भी भाषा आदि का प्रश्न नहीं उठता है।
हिंदी भाषा की शक्ति यह है कि अलग अलग भाषा भाषी जो लोग हैं वो हिंदी में आकर के बहुत बड़ी लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर श्रेया घोषाल आज सिर्फ बंगाल में गा रही होती तो उन्हें कितने लोग जान रहे होते। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि भाषा जो है उसकी क्या शक्ति है, और हिंदी से बिना मतलब का द्वेष करना या घृणा रखना या ईर्ष्या रखना, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तुक है। हिंदी वाले कभी भी हिंदी थोपने की विचारधारा नहीं रखते, कभी भी थोपा नहीं गया है। पिछले दिनों जब सरकार ने भी कहा था कि हिंदी पढ़ना चाहिए, तब उन्होंने 3 वैकल्पिक भाषाओं के नाम लिए थे और उनमें से एक भाषा हिंदी थी। ये 3 विकल्प के रूप में हिंदी को लिया गया था कि 3 भाषाओं का विकल्प है, उनमें से एक हिंदी है। अब इसे थोपना, कहना तो बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए हमें सिर्फ पूर्वाग्रह के आधार पर या पहले से यह सोच करके, अनुमान लगा करके कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और इतनी निचले स्तर की क्षुद्रता नहीं करनी चाहिए कि कोई आदमी अगर हिंदी बोलता है या मराठी भाषा या तमिल नहीं जानता है, नया है, तो उसे हम मारें, पीटें, अपमानित करें। ठीक है, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हर व्यक्ति को किसी अन्य प्रांत में काम करते हुए वहां की प्रांतीय भाषा सीखनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मैं तमिलनाडु में रह रहा होता और वहां काम कर रहा होता तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं तमिल भाषा सीखता। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, और मैं ऐसे कई सारे व्यक्तियों को जानता भी हूं जो तमिलनाडु में रह रहे हैं, हिंदी भाषी हैं और धारा प्रवाह तमिल बोलते हैं, वहां की संस्कृति में रच बस गए हैं। उसी तरह से वहां से जब लोग यहाँ आते हैं तो बहुत ही कम समय में हिंदी भाषा सीख जाते हैं और बोलते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष में वे काम चलाने भर हिंदी सीख लेते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल, सहज भाषा है। हिंदी किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है तो हम उसे मारने, पीटने, अपमानित करने के अधिकारी नहीं हैं। हम उसे प्रेम से अवश्य कह सकते हैं कि आप हमारी भाषा सीखिए। हमारा जो प्रांत है उसमें हम अपनी ही भाषा में बात करना पसंद करते हैं, और यह होना भी चाहिए। परंतु उसका एक तरीका है, उसका यह तरीका तो अन्यायपूर्ण है, और यह देश में चल नहीं सकता कि आप किसी को भाषा न आने के कारण मारें, पीटें, अपमानित करें या उस भाषा को मिटा दें। हिंदी इस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 60-70 करोड़ लोग सीधे इससे संबद्ध हैं, पढ़ने, लिखने, बोलने से लेकर के। इसलिए आप इस भाषा को मिटाने की कोशिश न करें, आपकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।